टीवी चैनल पे खड़े होकर के आपने पहली बार इस आरक्षण के खिलाफ मुहिम चलाने का प्रयास किया, सोचा कुछ नहीं था। डर नहीं लगा होगा कि मैं निशाना बन जाऊंगा आगे कुछ लोगों का? जब किसी इंसान के अंदर भरा होता है दर्द, तो उसे उस समय कुछ समझ नहीं आता कि क्या बन जाऊंगा, निशाना बन जाऊंगा, उसका दर्द निकलता है। क्यों नहीं कहेंगे वो, जब इस देश में आपको पता है 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से करीब 84 सीटें तो एससी के लिए ही आरक्षित हैं और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, तो फिर वो क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं आपका तो विरोध हमेशा ही करेंगे? तो वो सत्ता में नहीं बैठेगा। आप ऐसा करिए ना कि सेम चुनाव होगा और एससी वालों को कम वोट मिलेंगे, लेकिन वो संसद भवन जाएगा, आप नहीं जाएंगे। ये नियम बनाए, फिर अगर आप तब समझ पाएंगे कि बच्चों का दर्द। ये बच्चे बेटा लड़ लो, तुम नेतागिरी कर लो कि तुम आगे परिवार ना बढ़ाना। कैसे देखो, मेरे मम्मी का तो सीधा कहना है घर बैठो चुपचाप, घर से बाहर मत जाना। लेकिन अगर जरूरत है आज जंतर मंतर पे बैठने की, तो क्यों ना बैठ लिया जाए। अगर सरकारें जंतर मंतर पे बैठने से ही सुनने लग गई हैं, तो क्यों ना हम भी जंतर मंतर पे बैठ के कहें कि यहाँ किसान के बच्चे को भी नंबर लाने पे कॉलेज दिया जाए। आज बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव कराकर ही हम जंतर मंतर से उठेंगे, अगर इस प्रकार से सरकार सुनने लगी है। राजनीति से संबंधित लोग, राजनीतिक लोग कुछ साथ दे रहे हैं आपका इसमें? यही तो समस्या है कि राजनीतिक लोग तो यही लगता है कि आरक्षण को छूते ही हमारी कुर्सी न डगमगा जाए। तो राजनीति से संबंधित लोगों ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, राजनीतिक लोगों ने। राहुल गांधी ने आपसे नहीं कहा था कि हम आपको वकील? हाँ, ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाते। अगर बेवकूफ नहीं बनाते तो झारखंड में क्यों नहीं जा रहे हैं? झारखंड में भी तो बच्चों का दर्द है, वहां क्यों नहीं जा रहे अखिलेश यादव? आप जाएंगे? अगर मुझे मौका लगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। मेरे पास सच बोलूं तो जाने का वहाँ पैसा नहीं है। तो आंदोलन तो बगैर पैसे के होते नहीं है। अगर पैसा नहीं तो आंदोलन इतना बड़ा कैसे आप खड़ा करेंगे? बिल्कुल, जो लोग आएंगे वो खुद ब खुद वहाँ सहयोग करेंगे। क्योंकि आप जाति से ब्राह्मण हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आप सवर्ण हित की बात कर रहे हैं। तो मतलब एससी और एसटी और ओबीसी से आपकी क्या डिमांड है? मेरा कहना है कि किस प्रकार से भरोसे मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा यही लोग, आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा यही लोग ले रहे हैं और सबसे बड़ी रुकावट आपके आंदोलन में यही लोग। जबकि जहाँ जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उन्हीं के लिए तो ये आंदोलन है। कैसे मनाएंगे उनको, कैसे समझाएंगे इस बात के बारे में कि तुम लोगों का हक तुम्हारी समाज के लोग खा रहे हैं, तुम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सरकार तो हमारे हमसे भी नहीं झुकेगी। तो आप जिन युवाओं को एकत्रित करेंगे वहां पर, वो दंगा नहीं है। जंतर मंतर बैठे रहो और दंगाई भी हो तो आपकी बात सुनी जाएगी, तो देश के लोग जो रियल में पीड़ित हैं उनकी नहीं सुनी जाएगी। तो इसका मतलब आपका आंदोलन अभी कमजोर है? हाँ बिल्कुल। आज हमारे साथ में मौजूद है एक ऐसे युवा जिन्होंने टीवी चैनल में खड़े होकर के पूछा था कि आरक्षण पर बात कोई क्यों नहीं करता है। हर्ष दुबे जी, नीट अभ्यर्थी से लेकर के एक आंदोलन के चेहरे तक का सफर, इनसे आज हम सारे सवालों के जवाब पूछेंगे जो सालों से पूछे ही नहीं गए हैं, जो दबे हुए हैं। हर्ष जी नमस्कार। नमस्ते। आप ये बताइए कि आखिर आप किस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं और क्या आखिर आप करने वाले हैं आगे? मैं चाह रहा हूँ कि जिसका जो हक है उसको उसका हक तो मिले। एक बच्चा क्या फर्स्ट से 12th तक की एजुकेशन भी नहीं उसको मिल सकती है? क्या सरकार ऐसा भी व्यवस्था नहीं बना सकती कि एक गरीब का बच्चा पढ़कर एक जॉब हासिल कर सके? सिर्फ और सिर्फ जो भी SC ST में भी अगर देखें हम रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो बच्चे जो कि पहले से ही अच्छे संपन्न परिवारों से आते हैं, जो कि 3-3 4-4 लाख की कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो बच्चे का कंपटीशन उस गांव के बच्चे से है जो कि खेतों में काम कर रहा है। तो अब ये बच्चा तो हमेशा इससे कम ही नंबर ला पाएगा, तो इस बच्चे का हक तो हमेशा ये खा रहा है। ये अमीर का अमीर होता जा रहा है और ये गरीब का गरीब ही होता जा रहा है। भाई टीना डाबी को रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? उनके बच्चों को रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? चिराग पासवान के बच्चों को रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? अमित शाह के बच्चों को रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? लेकिन खेत में काम करने वाले जो हमारे यहाँ रमेश लाल है, उनके लड़के को तो रिजर्वेशन की ज़रूरत है। वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा है? अब हमारे देश में एक व्यवस्था बन गई कि हम इस मुद्दे पर तो बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आखिर बात? मुझे यही प्रश्न पूछना है कि आखिर बात करेंगे क्यों नहीं? क्यों सरकारें इस मुद्दे को छूने से हिल जाएंगी या सरकारें डगमगा जाएंगी? क्या हम अपने देश में हमेशा निगेटिव मार्क लाने वाले, कम मार्क लाने वाले को ही डॉक्टर बनाते रहेंगे? क्यों? अरे उसको पढ़ाइए ना, वो अच्छे नंबर खुद ले आएगा। जब हमको पता है कि इससे हमारे देश का भविष्य गर्त में जा रहा है, सरकारों को तो देश के भविष्य को सोचना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि हमें कुर्सी कैसे बचानी है? इसके लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? क्या करने वाले हैं अब आगे? हम अगर हमारी बातों को सरकार सीधे नहीं सुनेगी तो हमें जंतर मंतर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब सरकारें जंतर मंतर पे बैठने से दंगाइयों तक की बातें सुन लेती है, वो उनकी बातें सुन लेती है जिन्होंने नीट का पेपर नहीं दिया। और नीट जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था, ये दंगाई थे आपकी नजर में? बिल्कुल। नीट के बच्चे कौन थे? सौरभ दास ने क्या नीट का पेपर दिया था ना? जेपी नड्डा उनसे बात करने क्यों गए? मैंने ये प्रश्न सुधांशु त्रिवेदी जी से भी पूछा था कि आखिर सरकार उनसे बात करने क्यों गई? सरकार को लग रहा था कि कहीं मेरी कुर्सी ना हिल जाए। क्या ये समस्या थी क्या? तो इसी तरीके से रिजर्वेशन पर भी यही लगता है सबको कि मेरी कुर्सी ना हिल जाए, भले देश कितना ही डूब जाए। भाई हम कब जो मेधावी छात्र हैं उनको चयन करके मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएंगे? कब हम उन छात्रों को इंजीनियर बनाएंगे जो रियल में मेधावी हैं? और जिन बच्चों को जरूरत है उनको पढ़ाइए, वो नंबर ले आएंगे। भाई हम ये क्यों करते जा रहे हैं कि चीटिंग की तरीके से रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं?
ये चीटिंग का तरीका हटना चाहिए और जिस प्रकार से देश का समाज का उत्थान हो उस तरीके के रिजर्वेशन के प्रावधान लाए जाए। अच्छा, एक बात ये बताइए, जब टीवी चैनल में खड़े होकर के आपने पहली बार इस आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम चलाने का प्रयास किया, सोचा कुछ नहीं था, डर वो नहीं लगा होगा कि मैं निशाना बन जाऊंगा आगे कुछ लोगों का? जब किसी इंसान के अंदर भरा होता है दर्द, तो उसे उस समय कुछ समझ नहीं आता कि क्या बन जाऊंगा, निशाना बन जाऊंगा, उसका दर्द निकलता है। क्या दर्द है? क्या मतलब दर्द यही कि हम 565 नंबर में 2023 में आए थे। मेरे मार्क्स पे ही मेरे कई अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स का जनरल कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ। अब जब अगली बार पेपर देने जाओ तो तुम्हें ये लगता है कि बताओ मेरे इतने ड्रॉप हो जा रहा है और ड्रॉप पड़ रहा है और इसके बाद भी मेरा पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो पेपर वाले जो बच्चे को हुआ था ये घटना। हाँ, तो फिर अब तक मुझे एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला। अच्छा। जबकि मेरे 2025 में भी अच्छे मार्क्स आए, 26 में भी अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि और कहीं ना कहीं मुझे जितनी नॉलेज होती है उतना परफॉर्मेंस नहीं आ पाता, ड्रॉप हो जाते बच्चे के। क्यों? क्योंकि उसको फिर उस रात नींद नहीं आती, उसे लगता है इतने ड्रॉप हो गया, 3-4 साल की मेहनत का दम कल ही दिखाना है, और उसको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। तो वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पे कि नीट के बच्चों ने सुसाइड किया, इस विषय पर धरना हो रहा है। और लेकिन ये किसी ने सोचने की बात चर्चा करनी चाहिए कि क्यों करते हैं बच्चे सुसाइड। सॉल्यूशन तो ये था कि क्यों करते हैं, आखिर ये जानने की कोशिश करी, चाहे सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, सीजेपी हो, किसी ने भी जानने की कोशिश करी? नहीं, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान दे दिया रेजिग्नेशन उन्होंने। अगले आने वाले वर्ष में क्या ऐसी घटनाएं ना हो, क्या इसका कोई प्रावधान आया आपके पास? किसी को भी सरकार से मैं पूछता हूं या जनता को, किसी को इसका सॉल्यूशन मिला क्या? एक जो शिक्षा मंत्री थे उनको यहां बैठा दिया, सीटें बदल दी एक तरीके से। अगर पहले से ही जो शिक्षा मंत्री प्रेजेंट में है उनको हटा दिया जाता, धर्मेंद्र प्रधान वहां बना दिए जाते। तो एक लोगों को रिप्लेस कर देने से क्या कोई व्यवस्थाओं में सुधार आया? नहीं आया। अच्छा, हम शामिल होने गए थे वहां पर नीट वाला? हाँ, मैं उस प्रोटेस्ट में गया भी था। मुझे लगा कि मेरे ही मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो जो क्योंकि प्रॉब्लम्स मुझे पता है, शायद मैं अपनी प्रॉब्लम्स वहां तक पहुंचा दूं, सरकार शायद यहाँ की बातें सुनना चाहें तो उन तक प्रॉब्लम्स पहुंच सकेंगी। तो जब हम वहां जाकर अपनी बातें रखने चाहें कि भैया नीट का पेपर 2 बार करवाने की मांग करो, क्योंकि एक बार एंजाइटी हो जाती है तो बच्चा शायद दूसरी बार अच्छा कर जाए, या नीट की पेपर में सीटें बढ़ाने की बात करो। अब सीटें बढ़ाने का तरीका भी हमने बताया कि भाई सीटें बढ़ा सकते हैं आप। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो जैसे डीयू में 2 शिफ्ट में क्लास चलते हैं। अच्छा। तो क्या ऐसे शिफ्ट मेडिकल कॉलेज में नहीं चल सकता? सिर्फ आपको हॉस्टल ही तो बढ़ाने हैं, बाकी तो सेम एकेडमी, सेम लाइब्रेरी, सेम सब कुछ, और टीचर डबल हो जाएंगे तो वैकेंसी भी डबल हो जाएंगी टीचर्स की, और भी थोड़ी बहुत सुविधाएं लगेंगी, लेकिन एक नए मेडिकल कॉलेज जितनी सुविधाएं नहीं लगेंगी और सीटें डायरेक्ट डबल हो जाएंगे। इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कभी, क्या सत्ताओं में बैठे लोगों ने? नहीं, उनको तो सिर्फ ये चर्चा में विषय लाते कि जो है आरक्षण को मत छू देना, नहीं तो जो है सरकारें डगमगा जाएंगी। सिर्फ सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए क्या आप गद्दी पे बैठाए गए हैं, या काम किया जाए कि कैसे देश का भविष्य अच्छा हो? अरे भाई, क्यों नहीं कहेंगे वो, जब इस देश में आपको पता है 543 करीबन लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से करीबन 84 सीटें तो एससी के लिए ही आरक्षित हैं और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो फिर वो क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं? आपको तो विरोध हमेशा ही करेंगे वो। अब आरक्षण तो हमेशा वो चाहेंगे बना रहे, क्योंकि इसी बिना पे वो लोग सरकारें बनाते हैं। हाँ, इस मुद्दे पर भी एक प्रॉब्लम है। हाँ। कि आप लोगों ने आरक्षित क्यों कर दी, रिजर्व्ड क्यों कर दी? आप ऐसा करते ना कि एससी का भी और जनरल का भी दोनों साथ लड़ेंगे और एससी वाले को कम वोट मिलेंगे और वो सत्ता में बैठेगा। एससी वाले को कम वोट मिलेंगे और वो सत्ता में बैठेगा। यही दर्द तो बच्चों का है कि उनके मार्क्स तो ज्यादा है लेकिन वो सत्ता में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन आपके वोट से अगर एक वोट भी कम रह गया 80 वाले का, तो वो सत्ता में नहीं बैठेगा। आप ऐसा करिए ना कि सेम चुनाव होगा और एससी वाले को कम वोट मिलेंगे लेकिन वो संसद भवन जाएगा, आप नहीं जाएंगे। ये नियम बनाए, फिर अगर आप तब समझ पाएंगे कि बच्चों का दर्द क्या है। बिल्कुल सही बात भाई, जिसके वोट कम है उसको पहुंचाओ संसद भवन। आपने रिजर्व्ड क्यों कर दी कि आप 83 सीटें रिजर्व्ड कर दी? उनको हटाओ, सब साथ ही लड़ेंगे और 80 वाले का अगर कम वोट आया तो भी वो जो है सरकार में बैठेगा। तब ये समझ आएगा इनको कि बच्चों का दर्द क्या है। एक वोट, अगर आप एक वोट से हार जाते हैं, तो वाजपेयी जी ने कहा था कि एक वोट से हम आज हार गए। वो दर्द आज तक वो रीलों में वायरल हो रहा है। सरकार में बैठे लोगों को दर्द हो सकता है, गरीब बच्चों को दर्द नहीं हो सकता। ये दर्द समझने की कोशिश करी कभी किसी ने? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें एक बात ये मुझे बताइए कि अक्सर जैसे ना माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हर एक माँ बाप की एक आशा होती है कि मेरे बच्चे बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे। चलो अच्छा ठीक है, डॉक्टर नहीं बन पाए, अपना एक परिवार आगे बढ़ाएंगे, सेटल तो हो जाएंगे, सेटल करेंगे। तो आप जब इसमें एक मुहिम छेड़े हुए हैं तो परिवार में से क्या प्रतिक्रिया, क्या साथ मिल रहा है परिवार का? क्या वो कह रहे हैं कि बच्चे बेटा लड़ लो, तुम नेतागिरी कर लो कि तुम आगे परिवार ना बढ़ाना? कैसे? देखो, मेरे मम्मी का तो सीधा कहना है घर बैठो चुपचाप, घर से बाहर मत जाना। लेकिन मेरे पापा का पूरा वो है कि जब पूरा घर इस चीज में झुलस गया है, मेरे फैमिली मेंबर्स झुलस गए हैं इसी षड्यंत्रों के चक्कर में, तो क्यों ना एक बच्चे को जो है आगे प्रमोट कर सकते हैं तो करा जाए कि हाँ, अगर यही आवाज इसके ऊपर रख के ही आवाज हो सकती है तो क्यों ना किया जाए। अगर चंद्रशेखर जी की मम्मी कहती कि तुम भी घर बैठ जाओ, भगत सिंह तुम भी घर बैठ जाओ, तो शायद वो भी कोई लड़ता ही नहीं और देश आज भी शायद गुलाम होता। तो अगर शायद मेरे ऊपर से कुछ हो सकता है,
अगर मैं उस दिन वायरल ना होता या मेरी उस दिन से वीडियो ना जाती तो मैं भी नहीं मुहिम छेड़ता। अब वहीं इस पर कई लोग चर्चाएं कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन आज अगर इस समय तुम्हें जमीन पर लड़ने की जरूरत पड़ी है तो जमीन पर क्यों नहीं निकल रहे हैं? कई लोग यूट्यूब चैनल चलाते सिर्फ विषय पर चर्चा करते हैं कि आरक्षण पर चर्चा करेंगे कि इसमें ऐसे ऐसे सुधार होने चाहिए। कई सालों से चर्चा करते आ रहे, अगर होता सुधार आपकी चर्चाओं से तो हो जाता। अगर जरूरत है आज जंतर मंतर पे बैठने की तो क्यों ना बैठ लिया जाए। अगर सरकारें जंतर मंतर पे बैठने से ही सुनने लग गई हैं तो क्यों ना हम भी जंतर मंतर पे बैठ के कहें कि हाँ, किसान के बच्चे को भी नंबर लाने पे कॉलेज दिया जाए। हाँ, एक गरीब का बच्चा भी 12th पढ़ने की क्षमता रखता है। कितने परसेंट SC ST लोग जो है 12th करते हैं, जब वो 12th कर ही नहीं रहे तो उनको रिजर्वेशन का फायदा कहां मिल रहा है? उन बच्चों को 1st से 12th तक पढ़ाइए तो तब तो उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। आप आरक्षण में सुधार की वकालत कर रहे हैं कि शिक्षा में सुधार की वकालत कर रहे मैं आरक्षण में सुधार, ये आरक्षण के चक्कर में ही तो देश गर्त में जा रहा है। ये रिजर्वेशन अगर इस तरीके का चीटिंग के फॉर्म का रिजर्वेशन क्यों है? ये तो मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब ने डाला होगा, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लगता है। क्योंकि बाबा साहब ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, उस शिक्षा में ही जो है चीटिंग दे दो। ये चीटिंग के फॉर्म का आरक्षण मुझे समझ नहीं आता कि संविधान में कहीं लिखा होगा, मुझे ये समझ नहीं आता है। क्योंकि चीटिंग के तरीके से उन्होंने ये कहा था अपलिफ्ट करने के लिए जो सुविधाएं दी जा सकती हैं वो दी जाए। चीटिंग वाला प्रावधान क्यों लाए? कुछ 10 सालों के लिए दिया गया था। बिल्कुल 10 सालों में इसमें रिफॉर्म्स किए जाएंगे, बदलाव किए जाएंगे, लेकिन 70 साल में बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आपकी राजनीति हिल जाएगी। 70 साल में इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? आज बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव कराकर ही हम जंतर मंतर से उठेंगे। अगर इस प्रकार से सरकार सुनने लगी है कि जंतर मंतर बैठे रहो और दंगाई भी हो तो आपकी बात सुनी जाएगी, तो देश के लोग जो रियल में पीड़ित हैं उनकी नहीं सुनी जाएगी क्या? अच्छा, कोई आह्वान किया आपने बुलाने की कोशिश? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार हमसे बात करने को तैयार हो जाती है, बच्चों से जो पीड़ित है उनसे बात करने को तैयार हो जाती है तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बात करने को तैयार नहीं होती है तो हमें अगर जंतर मंतर पे बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे, हम जंतर मंतर बैठेंगे। क्योंकि जब फ्यूचर खत्म ही कर रहे हो तुम हर बार इस तरीके के षड्यंत्र लाके कि आप अगर MBBS में हो गया तो PG में फिर वही रिजर्वेशन। एक नीट UG करके एक बच्चे को MBBS की सीट मिलती है जिसकी कहीं ना कहीं प्राइवेट वैल्यू 1 करोड़ है। अब एक बच्चे को जब आपने 1 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ की चीज दे दिया, वो गरीब कहां बचा है? फिर उसके बाद भी नीट PG में भी रिजर्वेशन क्यों? जब आपने MBBS डॉक्टर बना दिया उसके बाद PG में तो 5 साल तो साथ ही पढ़े हैं सारे बच्चे, अब उसने पढ़ाई क्यों नहीं की? अब उसको रिजर्वेशन क्यों? 5 साल उसने कम पढ़ाई क्यों की? जब आपको अगर आपके घर में गरीबी थी तो आप समझते कि हाँ मेरे घर गरीबी है, हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ाई करता ना। आपने पहले से उसका मनोबल तोड़ रखा है कि अरे कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें तो हम चीटिंग प्रोवाइड करा देंगे। ये चीटिंग जैसी सुविधा क्यों कि 350 और 500 नंबर बराबर कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोई आदर्श मॉडल है आपके पास में? कुछ पॉइंटर में बताइए कि आखिर मेन मुद्दा और मेन मांग क्या है आपकी, कोई इसका आपने आदर्श मॉडल? क्योंकि अभी तक की बातों में मुझे समझ में आया कि आप आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आरक्षण में सुधार की आप वकालत कर रहे हैं, तो कोई आदर्श मॉडल है जो आपने बना करके सरकार को देने की कोशिश की हो, बात करने का प्रयास किया हो आपने इस संबंध में? हाँ बिल्कुल, कि जो है रिजर्वेशन आपको देना है तो बच्चों को रिजर्वेशन चीटिंग की फॉर्म में ना प्रोवाइड कराया जाए, उनको पढ़ाया जाए 1st से 12th तक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए और इस तरीके से पढ़ाया जाए कहीं ना कहीं कि उन बच्चों को जो फीस प्रोवाइड कराई जाए वो भी एक इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाए कि उनको लगे ना कि हमारी फीस जो गवर्नमेंट दे रही है। जैसे सभी बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है स्कूल में, उसी तरीके से उन बच्चों के साथ भी व्यवहार हो और वो बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो उनको पढ़ाया जाए, चीटिंग जैसा माहौल ना दिया जाए कि हम 350 500 बराबर नहीं करे जाएंगे, आपको भी उतने नंबर लाने पड़ेंगे, उसके लिए हम आपको शिक्षा देंगे और शिक्षा गरीबों को देंगे, गरीबों तक वो रिजर्वेशन पहुंचाएंगे, ना कि टीना डाबी, चिराग पासवान, अमित शाह, चंद्रशेखर रावत इनके बच्चों को नहीं पहुंचाएंगे। वो तो खुद ब खुद अपनी बच्चों की फीस उठाने के काबिल है, तो जो नहीं काबिल है उस तक पहुंचाया जाए। अब जैसे कुछ लोग आके कह रहे हैं पूरी एजुकेशन फ्री कर दो, तो इतनी हमारे पास अभी वैल्यू नहीं है भाई, जो दे सकते हैं वो दे। अब 80 बच्चों में 15 जो बच्चे गरीबों के भी पहुंच सकेंगे, ये सरकार खर्चा उठाए उन बच्चों का। हर क्लास में कम से 15-20 बच्चे तो सरकार गरीबों को पढ़ा सकती है। बिल्कुल सही है। हाँ। जो प्राइवेट स्कूल में उनमें, तो उनमें पढ़ाने का खर्चा उठाया जाए और वो खुद ब खुद पढ़ जाएंगे, क्योंकि उस बच्चे को दिख रहा है कि भाई मेरे घर की छतें टपक रही हैं, मेरे पापा बिना चप्पल के दिन भर घूमते रहते हैं, उनके पास चप्पलें हैं नहीं इसलिए घूमते हैं, मेरी मम्मी की फटी साड़ी है जो कि 4 साल से उन्हें बदली नहीं है, उनको वो बदलाव लाने हैं अपने घर में, वो बच्चा इसलिए पढ़ जाएगा और वो देश का नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में बनके तैयार होंगे। वो गर्त में नहीं देश को उछाल मारवाएंगे। लेकिन आप तो सिर्फ की राजनीति रोटियां सेक रहे हैं कि बस आरक्षण को इसी तरीके से चलने दो और जिसको मिल रहा है उसको मिलने दो, हमें क्या मतलब गरीब गांव में बैठ के जो है नाले साफ कर रहा है, खेतों में दिन भर पानी लगा रहा है, सर्दियों की कड़कती सर्दी में जो है पानी भर रहा है खेतों में रात में 12 बजे, उसका बच्चा जो है स्कूल नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है।
तो उस तक पैसा पहुंचाया जाए, उस तक फीस पहुंचाई जाए, वो पढ़ जाएगा। और जब वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो रिजर्वेशन का फायदा कहाँ ही ले पा रहा है। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम SC/ST समाज के साथ अभी तक। अच्छा, अगर रिजर्वेशन से कुछ हल निकल रहा होता तो अब तक तो अपलिफ्टमेंट बहुत सारे लोगों को हो जाना चाहिए था। कुछ ही % लोग क्यों हो पाए? शुरुआत में उसका लाभ मिला क्योंकि कुछ % लोग निकले। अब वही जो है अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा पा रहे हैं, वो तो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, तो वही उसका नॉन स्टॉप लाभ लेते जा रहे हैं। अच्छा, भी थोड़ा सा ये प्रोटेस्ट वाला मामला भी थोड़ा सा भी एक किनारे रख देते हैं, और भी दूसरे आपके पास में अधिकार हैं संवैधानिक। अभी मैंने कुछ वीडियोस देखे कुछ आपके कि जिसमें आप वकीलों के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या संसद और सुप्रीम कोर्ट से आपको इसमें क्या उम्मीदें हैं? वकीलों के साथ मिलकर के आप क्या रास्ता निकाल रहे हैं इस पे? अभी थोड़ा प्रोटेस्ट वाला मामला किनारे कर देते हैं, ये तो एक आपके पास में बहुत बड़ा ऑप्शन है। हम यही रास्ता निकालें कि मेमोरेंडम बना के सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार जो है इन बातों पर चर्चा करे और इन विषयों पर ध्यान दे कि इस विषय पर भी चर्चा की बहुत आवश्यकता है और इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं और आपको वहां बैठने से इस्तीफा आप दे देते हैं, तो फिर हम लोगों को भी बैठना पड़ेगा पूरा इसमें। बिल्कुल, वकीलों ने सब सर लोगों ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, कोई भी समस्या आएगी तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं और कोर्ट से लेकर हर जगह तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। अच्छा, राजनीति से संबंधित लोग, राजनीतिक लोग को साथ दे रहे हैं आपका इसमें? यही तो समस्या है कि राजनीतिक लोग तो यही लगता है कि आरक्षण को छूते ही हमारी कुर्सी न डगमगा जाए। जबकि वो खुद नहीं समझाना चाह रहे कि आप लोगों को ही तो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, आप तक तो ही पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि आप गरीब हैं। मैंने 1-2 वीडियोस देखे, लाइक ऐसे लोग वीडियोस बना रहे हैं जो कि देखने से ही लग रहा है कि इन तक एजुकेशन नहीं पहुंची है, और वो कह रहे हैं कि अगर आरक्षण को छूने की बात करी तो ये कर देंगे। जबकि मैं उनको देख के मुझे दया रही कि भाई तुम्हारे लिए तो बात कर रहे हैं, तुम तक पहुंची कहाँ एजुकेशन? राजनीति से संबंधित लोगों ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, राजनीतिक लोगों ने। राहुल गांधी ने आपसे नहीं कहा था कि हम आपको वकील कुछ हाँ, मदद करवा देंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी जी अगर चाहते तो हमारे साथ 2024 में ही हमारे लिए वकील करवा देते। अच्छा, 2024 में हमसे वादा किया था कि भैया हम आप लोगों के लिए कपिल सिब्बल जी को, सलमान खुर्शीद जी को जो है लॉयर करवा देंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा था। अखिलेश यादव ने हमारे फ्रेंड लोग मिलने गए कानपुर उनसे कि हम कपिल सिब्बल को लॉयर करवा देंगे, आए तो कोई नहीं। ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाते। अगर बेवकूफ नहीं बनाते तो झारखंड में क्यों नहीं जा रहे हैं? झारखंड में भी तो बच्चों का दर्द है, वहां क्यों नहीं जा रहे अखिलेश यादव? बीमार हो गए हैं। अब राहुल गांधी बीमार हो गए हैं, अब कुछ हर कोई बीमार। वहां तो झारखंड तो जो है SC/ST लोगों का कहीं ना कहीं गढ़ है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं SC/ST है तो वहां है। वहां क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और राजनीति करते हैं। हम लोग गरीब लोगों पर तलवार रखकर राजनीति कर रहे हैं और सत्ताओं में बैठे हुए हैं। अगर इनको SC/ST की ही फिक्र होती तो ये वहां जाएं। वहां गरीब बच्चे त्रिपाल तान कर बैठे हुए हैं और पानी टपक रहा है उनके ऊपर, वो पानी निकाल रहे हैं। वहां खाने को खाना नहीं है, वॉशरूम करने के लिए जगह नहीं है, बच्चे रो रहे हैं कि यहाँ खाने तक को नहीं है, कुछ वॉशरूम की जगह नहीं है, घास पे पड़े हुए हैं। आप जाएंगे? अगर मुझे मौका लगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। मेरे पास सच बोलूं तो जाने का वहां पैसा नहीं है, सच्चाई तो ये है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ वहाँ? आप लोग मुझे कैब देके बुला लेते तो हम आ जाते हैं यहाँ। अच्छा, कैब ना भेजो तो हम मना करते, साहब भैया हम नहीं आ पाएंगे। तो कितने लोगों का संगठन अभी आपने बना रखा है इसमें अपने साथ में? संगठन 1-1.5 करोड़ लोग जो पीड़ित हैं वो सब साथ हैं। अच्छा, और इस विषय को उठाएंगे और सरकार तक पहुंचाकर रहेंगे। अगर नहीं सुनेगी तो सरकारें गिर जाएंगी। अगर अब अभी तक ये था कि अगर सुनेंगी तो गिर जाएंगी, अब ये हो जाएगा कि अगर नहीं सुनेंगी इस विषय को तो गिर जाएंगी सरकार। तो आंदोलन तो बगैर पैसे के होते नहीं, अगर पैसा नहीं तो आंदोलन इतना बड़ा कैसे आप खड़ा करेंगे जनता? बिल्कुल, जो लोग आएंगे वो खुद ब खुद वहां सहयोग करेंगे। जैसे हमसे कहा भी बहुत लोगों ने आर्थिक सहायता ले लीजिए, लेकिन हम बस इसलिए डर रहे हैं कि किन्ने कहा आपसे आर्थिक सहायता? कई लोग जैसे कि जो नॉर्मल लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम आपकी आर्थिक मदद करने को तैयार हैं, हम डेली आपको 10,000 रुपए, लेकिन हमने आज तक किसी से नहीं मांगे अभी तक पैसे। इसलिए कि कुछ गलत लोग वहां आकर अपना पैसा डाल देंगे, 4-6 लोग, और वो कहेंगे कि बताइए कहाँ पैसा लग रहा है, ये लोग पैसा खा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसलिए मैंने जहाँ भी न्यूज़ चैनल पे भी गए तो कई मतलब न्यूज़ चैनल के जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उन्होंने कहा आपको तो 30-30 भी एक शो का दे देंगे ये लोग। अच्छा, डिमांड रखो। लेकिन मैंने वहां एक भी पैसा नहीं लिया, सिर्फ इसलिए कि एक बंदा दे देगा मुझे पैसा, और ऐसे बातें करिए करोड़ों रुपए कमाकर हर्ष दुबे हुए फरार। उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए किया था ये धंधा। हाँ, जो लोग चाह रहे हैं बदलाव वही कहेंगे कि ये पॉपुलरिटी पाने के लिए कर रहा। मैंने 100 बार बोला कि भाई सब लोग आओ अपना दर्द बयां करो। दिल्ली में पूरी नेशनल मीडिया कवर करती है, ये भी मीडिया की प्रॉब्लम है। अच्छा। कि मीडिया सिर्फ दिल्ली तक ही क्यों रह जाती है? नहीं, झारखंड में भी गए हैं बहुत सारे हमारे उदीयमान अच्छे पत्रकार, बहुत बड़े वाले गए हैं वहाँ। हाँ, अब गए हैं बहुत देर तक, लेकिन यहाँ मीडिया तुम्हारी सुनती है, अपनी बात को उठाने आए यहाँ और रखें आकर। अगर आपको समस्याएं हैं, अगर आज नहीं रखोगे तो फिर कभी नहीं सुना जाएगा, क्योंकि आज तक नहीं सुना गया तो आगे क्या ही सुना जाएगा। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है आपसे जो पूछूंगा मैं। बिल्कुल। और मैंने बहुत सोशल मीडिया खंगाला, कुछ लोगों के मेरे पास उसमें सवाल भी थे उसमें। इसमें एक सवाल था सबसे बड़ा, क्योंकि आप जाति से ब्राह्मण हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप सवर्ण हित की बात कर रहे हैं,
इसलिए आप आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर के आए। इस पे आपका क्या जवाब है? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये लोगों ने ही पूछा है। हाँ, मुझे बस इसी विषय पर चर्चा जवाब चाहिए बस, कि आखिर लोग राजनीतिक मतलब जात पात लोगों में देखते ही क्यों है? एक मानवता का भाव कब आएगा लोगों में? एक अगर इंसान जैसे कि मैं कहीं व्यथित हूं तो लोग हमारी जात पूछकर, जैसे मैं कुएं में गिर जाऊं तो हमारी जात पूछकर हमें हाथ ना बढ़ाएं, ये देखकर बढ़ाएं कि एक इंसान कुएं में गिर गया है। इस तरीके का माहौल हमारे देश में कब बन पाएगा? और वही लोग ये बात करते हैं कि जात पात खत्म करो, और वही ये कहने आ जाते ब्राह्मण है इसलिए ऐसा। अगर मेरे गांव के, अपने गांव में देख लीजिए कितने SC ST ही गरीब MBBS IAS IPS क्रीमी लेयर एग्जाम्स में पहुंचे हैं। कोई नहीं, क्यों? क्योंकि उन तक एजुकेशन नहीं पहुंचा है। जिन तक एजुकेशन पहुंच रहा है वो अपने कम नंबर भी ला के आराम से बन जा रहे हैं। तुम तक तो पहुंचा ही कहां है? मैं सबसे कह रहा हूं कि अपने गांव में चेक करिए ना कि कितने बच्चे IAS IPS IAS MBBS IIT किए हुए हैं। एक दो कोई उसमें लग गया, पुलिस में लग गया, कोई होमगार्ड में लग गया, एक आध लग गया, वो सब में लगे हुए एक आध। क्रीमी लेयर एग्जाम में कितने पहुंचे ये बताइए मुझे। एक बच्चा बन जाता है देश में, समोसे वाले का बच्चा बना डॉक्टर, एक बना है वो। डॉक्टर के बच्चे कितने डॉक्टर बने? इसका परसेंटेज जिस दिन बराबर दिखा देंगे मैं ये आंदोलन खत्म कर दूंगा। जो दिखा दे कि जितने डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बने उतने समोसा वाले बेचने वाले के बच्चे भी डॉक्टर बने हैं। तो मतलब SC और ST और OBC से आपकी क्या डिमांड है? मेरा कहना है कि किस प्रकार से भरोसे मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा यही लोग, आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा यही लोग ले रहे हैं और सबसे बड़ी रुकावट आपके आंदोलन में यही लोग, जबकि जहां जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उन्हीं के लिए तो ये आंदोलन है। कैसे मनाएंगे उनको, कैसे समझाएंगे इस बात के बारे में कि तुम लोगों का हक तुम्हारी समाज के लोग खा रहे हैं? हाँ, हम भाई देव समाज जैसे बात करना नहीं जानते हैं। जो भी आता है, चाहे मीडिया पर हो चाहे राजनीतिक लोग, वो इसी तरीके से बात करते हैं कि समाज ये, भाई तुम्हारा हक खाया जा रहा है। अब कौन खा रहा है? कहीं ना कहीं अगर जात पात में ही बटके देखो तो SC के लोग ही SC का हक खा रहे हैं, OBC के लोग ही OBC का हक खा रहे हैं। क्योंकि भाई जो ज्यादा, जिनके पास पैसे हैं, मोटी रकम है, वो तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़वा ले रहे हैं। वो तुमसे तो ज्यादा ही नंबर ले आएंगे, कितना ही कम नंबर लाएंगे, कम से कम वो उस क्लास में तो बैठा था जहाँ टीचर बहुत एजुकेटेड थे। आप तो उस क्लास तक पहुंचे ही नहीं पाए, तो आप उनके बराबर नंबर कहाँ ही ला पाओगे? जब आप उनके बराबर नंबर ही नहीं ला पाओगे तो वही तो तुम्हारा हक परमानेंट खा रहे हैं। उनके बच्चे IAS के IAS कैसे? टीना डॉबी के घर में 100 IAS IPS कैसे? भाई इतना टैलेंट कैसे आ गया उनके पास? हाँ, थोड़ा टैलेंट था, वो उनको हमसे नंबर कम लाने थे, लेकिन वो उतने नंबर ले आए। उनके पापा ने गाइड कर दिया कि भाई इतना पढ़ना है, ये पढ़ लो, बस खत्म कहानी। तुम्हें तो गाइड करने वाला कौन है? तुम्हारे पास तो अच्छा स्कूल ही नहीं है, पापा मम्मी तो वैसे ही नहीं पढ़े हैं तुम्हारे, तुम्हें गाइड करने वाला कोई है ही नहीं। और सत्ता में बैठे लोग, चाहे तुम्हारे पक्ष को या प्रतिपक्ष को, वो सोच नहीं रहे कभी कि इस बच्चे तक भी एजुकेशन की पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हाँ बहुत गवर्नमेंट स्कूल खुले हैं, जाओ दलिया चाटो जाके वहाँ। रियलिटी है ये, गांव में बच्चे क्या कर रहे हैं? जिनको खाना घर में नहीं है वो चले जाते कि भाई स्कूल में टाइम में खाना तो मिल जाएगा। दलिया भी नहीं मिलता साहब, दलिया तो बेच डालते हैं। हाँ, वो भी बिक जा रहा है। मतलब खाली अगर जा भी रहे हैं तो वहां सिर्फ दलिया चाटने जा रहे हैं। रियलिटी है ये, मैंने गांव में देखा है। मेरे घर के पास में ही प्राइमरी स्कूल है, मैंने देखा है वहां बच्चे कोई नहीं पढ़ रहे हैं। और इन विषयों पर चर्चा करने की कभी इच्छा ही नहीं जारी करी गई। एक बात बताओ, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर को 70 से 80 हज़ार सैलरी मिलता है, और कितने टीचर इंडिया में हैं, और वहीं एक जयपुरिया स्कूल के टीचर को सिर्फ 17-18 हज़ार मिलते हैं। उस स्कूल की उस टीचर का और इस टीचर में जरा अंतर देख लीजिए पढ़ाने का तरीके में। क्यों? जबकि वो उससे ज़्यादा एजुकेटेड था तभी वो टीचर बना। क्योंकि हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कभी उनकी भी कोई कॉन्क्लेव मीटिंग वगैरह कराई जाती, कभी उनको भी ट्रेंड करने की कोशिश करी जाती। बस एक बार आप भर्ती हो गए, अब बस रिटायरमेंट की फाइल आपके पास दोबारा आएगी। भाई उनकी भी तो कभी ट्रेनिंग करानी चाहिए कि हाँ इस तरीके से आप ट्रेनिंग कराई जाएगी, इस तरीके से स्कूल में नया मॉडल लेके आओ, पढ़ाने का तरीका बदलो थोड़ा सा। जयपुरिया स्कूल वाले ऐसा कैसे कर लेते हैं? 17,000 फीस देके ये क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इन विषयों पर चर्चा करने का राजनीति में बैठे लोगों के पास समय ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ ये पता है कि कैसे वोट बटोर कर लोगों को जात पात PDA MY समीकरण, मेरा जनरल वोट बैंक है, मेरा OBC वोट बैंक है, ये तरीके से करके राजनीति में बैठना आता है। और हम लोग आंखें बंद करके कि हाँ वो तो मेरी जात की बात कर रहे हैं। आपकी जात की बात करते तो झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर जात की ही बात करें, झारखंड क्यों नहीं जा रहा है? ये सिर्फ लड़ाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ लड़ाने की, धमकाने की, और इस तरीके से अराजक माहौल पैदा करके और सत्ताओं में बैठने की। एक दंगा हमने सुना है भाई टीवी पे, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं। एक दंगे से डिसाइड होगा कि सरकार अब में कौन बैठेगा। एक डेवलपमेंट से क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है? हाँ, एक डेवलपमेंट से क्यों नहीं डिसाइड हो रहा कि सरकार में कौन बैठेगा? ये दंगा डिसाइड करेगा कि अब सरकार में कौन बैठेगा। ये न्यूज की लाइनें सुनी है मैंने। दंगा डिसाइड क्यों कर रहा है आखिर की सरकार में कौन बैठेगा? डेवलपमेंट क्यों नहीं करा? बस उनको क्या करवाना, दंगा कराना है उनको। कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट हुआ इसको ही देख करके आप, वो भी एक दंगा के तरीके से था कि ये दंगा डिसाइड करेगा कांग्रेस जनता पार्टी का कि सरकार में कौन बैठेगा, इसीलिए इस्तीफा दिया गया। रियल बात बोल देंगे चुप जाएगी लोगों को। रियलिटी यही है। एक दंगा डिसाइड क्यों हमारे देश में कर रहा है कि सत्ता में कौन बैठेगा? डेवलपमेंट डिसाइड क्यों नहीं कर रहा है कि सत्ता में कौन बैठेगा? मुझे एक बात ये बताइए कि
आपने ये सोचा कि जब एक दंगा डिसाइड कर सकता है कि सरकार में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, उनकी डिमांड दंगे से मानी जा रही है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट के बाद ही दंगा हुआ ना। बिल्कुल। तो आप इस बात को कैसे समझ पाएंगे कि हम भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सरकार तो हमसे भी नहीं झुकेगी, तो आप जिन युवाओं को एकत्रित करेंगे वहां पर, वो दंगा नहीं करेंगे? युवाओं का समूह दिखाएगा कि हाँ, कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, जब लोगों को बहुत बड़ा जन समूह दिखेगा, जब उनको खुद दिखने लगेगा कि कुर्सी तो डगमगाने की कगार पे आ गई है, क्योंकि जब इतना वोट बैंक जो है इस पक्ष में ही बात कर रहा है, तो कुर्सी तो डगमगाई जाएगी, तो शांतिपूर्ण तरीके से क्यों ना सुन लिया जाए। अभिजीत दीपके ने तो एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था, वो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पेज बना करके, और आजकल जेनजी युवा सबसे पहली स्थिति जोड़ते हैं, तो आपने भी ऐसा कोई मूवमेंट चलाने का प्रयास किया है सोशल मीडिया के माध्यम से? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे कितने ही चैनल्स ऐसे बन गए जिन पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पहुंच चुके हैं, लाखों में तो पता नहीं, गिनती नहीं है कितने चैनल बन चुके हैं। तो वो सारे दर्द में पीड़ित लोग हैं, वहीं तो लोग पहुंच रहे हैं कि हाँ शायद कोई न्याय होगा इस तरीके का, जिस प्रकार लोगों का नहीं, आप एक मैसेज डालो वो सबके पास पहुंच जाए। नहीं, अगर आपको एकत्रित करना है तो सब लोगों को आप एकत्रित कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपका आंदोलन अभी कमजोर है फिर। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। हमने एक चैनल बनाया था, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से, किसी लड़के ने बनाया। उसने मुझे मैसेज भी किया कि भैया इधर भी ध्यान रखना, तो हमने कहा बिल्कुल सब लोग साथ रहेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। तो उसने कहा बिल्कुल भाई साथ रहेंगे, तो हमें लगा कि और लोग जुड़ रहे हैं। इसको लाइमलाइट ही इसलिए वजह से मिली क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का पेज इतना वायरल हो गया, इसके बाद एकत्रित हुए लोग जंतर मंतर में, तो लोगों को लगा कि ये भी आंदोलन वाला एक पेज है, ये भी खूब वायरल हो रहा है, और ये भी वो अब तक और ज्यादा वायरल होता, उसे कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटर्स ने हाईजैक कर लिया और सिर्फ अपनी वीडियो उस पर डाल रहे हैं डिस्कशन की, जो कि डिस्कशन वो सालों से करते आ रहे हैं। वो पेज आपसे संबंधित नहीं है? हाँ, वो पेज हमसे ही संबंधित था, लेकिन अब वो लोगों ने हाईजैक कर लिया है, तो कई सारे लोग मेरे साथ भी जुड़ गए। मेरे रियल नेम से हर्ष दुबे 9956 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर आके लगभग 1,25,000 लोग जुड़ गए हैं। बल्कि कहीं ना कहीं हमारे साथ, वही मैं चाह रहा हूँ कि वो पेज पर अगर मेरे पहुंच जाए डिसीजन, तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं उसको हाईजैक कर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वाद और विवाद का पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उस पे पेज पे फॉलोअर्स रुक गए, नहीं तो आज उस पर कम से कम 20 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। अच्छा, ये 5-7 सवाल है जो मेरे पास मैं सोशल मीडिया से निकाल करके लाया हूँ, जो लोगों ने कहा कि बहुत सारे आपके वीडियोस में लोगों ने कमेंट किए थे जिसपे उनको ही जवाब नहीं मिले, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रकार से अगर वो हमारा वीडियो देखेंगे तो उनको ये जवाब मिल जाएंगे। रैपिड फायर में पूछते हैं, बहुत शॉर्ट में इनका आंसर दीजिएगा, हाँ या ना, थोड़ा सा 1-2 शब्द आपको अगर इसमें जोड़ना हो अपनी तरफ से वो जोड़ सकते हैं। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, ठीक है? क्या आप इस बात को समझते हैं कि अमीर SC ST को आरक्षण का लाभ जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिलना चाहिए? अमीरों को ही मिल रहा है सारा का सारा, उनको नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जनरल कैटेगरी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सिस्टम है या वो खुद है? सिस्टम। ठीक। और जंतर मंतर पर प्रदर्शन आप अगर करते हो तो आपको क्या लगता है वो सफल होगा या नहीं? सरकार को झुका पाएंगे आप कि नहीं? सरकार को झुकाने का मकसद नहीं है, सफल करने का मकसद है हमारा। भाई सरकार झुकेगी तब तो आपकी बात मानेगी ना। हाँ, तो सरकार को अगर झुक के ही मानना है कि हाँ, तो सरकार झुक कर माने, फिर बस मनवाने का मकसद है कि हाँ मेरी बात मानी जाए। एक लाइन में मुझे कुछ ही शब्दों में अपना केवल एक विचार और सपना बताइए मुझे कि आप आखिर चाहते क्या हैं सिस्टम से? मैं चाहता हूं कि देश में जो है, जो एजुकेटेड है वही आगे बढ़े, जो एजुकेटेड नहीं है वो आगे ना बढ़ाया जाए। अगर जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं तो उसको पैसा देकर उसको एजुकेटेड बनाया जाए, ना कि चीटिंग के फॉर्म में उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, आरक्षण क्या पूरी तरीके से हटना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। मतलब आप आरक्षण के पक्ष में हैं? पक्ष में। जो गरीब है उनको उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाए, जो गरीब है उनको सुविधाएं पहुंचाई जाए, उनकी फीस फ्री करी जाए। मैं कह रहा हूं उन तक सुविधाएं पहुंचनी जरूरी है। PDA और MY समीकरण की बात अभी आपने बीच में की थी, ये सवाल मैंने अपनी तरफ से भी जोड़ा है, ये सही है समीकरण या गलत है? मतलब ये तरीके से बात करना सरकारों सत्ता में बैठे लोगों को गलत है। इस तरीके से बात करना? हाँ, मतलब इस PDA MY समीकरण ये क्या होता है? सब कोई मेरा वोट बैंक क्यों नहीं है? हर मानव मेरा वोट बैंक क्यों नहीं है? अच्छा, एक दिल की बात पूछूं मैं आपसे, डर लगता है इस लड़ाई में आपको? थोड़ा थोड़ा तो डर लग ही जाता है। किस बात का डर है? क्या डर लगता है? लोग मतलब कि आप जैसे, हम कोई ऐसा भी नहीं है कि पॉपुलरिटी गेन करके या फिर अपना कुछ स्टैंड खड़ा कर रहा हूँ कि अपना पेज खड़ा कर रहा हूँ ताकि हमारा परमानेंट चीजें जुड़ जाएंगी। हाँ, तो हम अगर कर रहे होते तो हम अपने लिए RHA मूवमेंट नाम से कोई ऐसा पेज बना लेते। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे लगा कि वो पेज ग्रो कर रहा है तो हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा और शायद सदियों तक लोगों की समस्याएं सॉल्व होंगी। जो गलत चीजें चलती आ रही है, गरीबों तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए, एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, खाना पानी उन तक नहीं पहुंच रहा, उन तक पहुंचने के शायद साधन बनेंगे और शायद सरकारें लड़ मर के फिर आगे ना बने। शायद ऐसा भी हो सके हमारे देश में, कभी ऐसा शांत माहौल हो सके, हम सब इंसानों में प्रेम बना रहे। कोई ऐसा नहीं कि वो पीड़ित है, वो दलित है, वो कांग्रेसी है। भाई सबसे ज्यादा लड़ाई तो इस बात की, वो कांग्रेसी में BJP, तो उनके वो आपस में दुश्मन है सिर्फ इस विषय पर लेकर। क्यों? जबकि मैं टीवी डिबेट्स में जाता हूँ, वो लोग आपस में ऐसे लड़ते हैं डिबेट्स में टीवी में कि जैसे अभी मार देंगे एक दूसरे को, और वही 2 मिनट बाद बाहर जाके कैफेटेरिया में चाय पीते हैं, साथ में हाथ ठाके लगाते हैं।
और यही देखकर तो सब सीख रहे हैं, क्योंकि जो राजा होता है वो अपनी प्रजा का गुरु होता है। तो इस सरकारों में बैठे हुए जो राजा हैं वो दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे हम लड़ते हैं, तुम भी लड़ो, लेकिन वो बाद में जाके चाय पीते, ये तुम्हें नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो उनको ये दिखाते कि देखो हम बाद में बैठ के चाय पीते, तो सब शायद साथ में बैठ के चाय पीते कि वोट किसी को दो, अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन साथ में रहो, क्योंकि ये हम दिखा ही नहीं रहे हैं इस चीज को। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में था हमेशा से, जो मैं सबसे पूछता हूँ, अक्सर मैं बात करता हूँ इस संबंध में, कि मुझे जो लगता है कि आखिर जंतर मंतर पे जो सरकार झुकी, दंगाइयों की वजह से नहीं झुकी सरकार झुकी है इंस्टाग्राम कंटेंट रील की वजह से, जो मुझे महसूस हुआ, तो जो हाँ, मैंने देखा वहां पर। अगर ऐसा है तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने प्रॉब्लम्स को एक सेल्फी मोड में कैमरा लाकर अपनी प्रॉब्लम्स को बोले और सोशल मीडिया पे हर जगह अपने हैंडल पर डालें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप स्टेटस हर जगह लगाएं, ताकि लोगों तक पहुंचे कि हाँ वायरल हो रही हैं बातें, जो समस्याएं वो आगे आ रही हैं। लोगों ने वहां देखा एक अभिनव बिष्ट नाम का लड़का था, उसके मुश्किल से नॉर्मल थोड़े से फॉलोअर्स थे, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, उसने ऊ करके गाने बनाए अपने, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी वाला गाना, उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स ने उनकी कॉपी भी किया, अनुपम खेर ने भी किया, और उसके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे बढ़ गए हैं। और इस तरीके के बहुत सारे लाखों कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ पर, उन्होंने अपना पिकनिक स्पॉट बना लिया था। सुबह से शाम तक बेहतरीन उनको खाना मिल रहा था। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और वो यहाँ पर घूमने आया था, तो उसने मुझे बताया कि बढ़िया यहाँ पर रेड बुल मिल रही है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ, रेड बुल भी मिल रही है, खाने को 2 वक्त का खाना मिल रहा है, क्यों जाएंगे यहाँ से। हाँ, मैंने भी देखा कि प्रदर्शनी सी लगी हुई है, बिग बॉस टाइप बिग बॉस का शो बना हुआ है। समझ लिया था, अब लड़कों युवाओं ने इस बात को देख लिया, नीट अभ्यर्थी तो नहीं दिख रहे थे, मेन मुद्दे भी उन्हें पता नहीं थे। बिल्कुल, बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे, उन्हें पता ही नहीं, नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, एग्जाम नहीं दिया है, कोई कह रहा है कि मेरी दुकान है, कोई कह रहा है मैं इस वजह से आया हूँ, यहाँ घूमने आया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लोगों ने वहाँ पिकनिक स्पॉट बना लिया। अब सरकार भी इस बात को जान गई कि जेंजी है भाई साहब, ये उल्टी खोपड़ी के हैं, इनसे पार पाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि अगले दिन ये पुलिस वाले जिन्होंने उनको डंडे मारे, अगले दिन वो उन्हीं से पूछते हैं कि अंकल कल डंडा कब मारोगे। तो सरकार भी इस बात को समझ रही थी, भाई इन्होंने पिकनिक स्पॉट बना लिया, कंटेंट क्रिएटरों का एक अड्डा बन चुका है, तो अच्छा है कि अब यहाँ से बैक हो लो, क्योंकि इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य है ही नहीं कोई भी। तो आप अगर युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने एक पेज बनाया, तो आगे आपको अगर युवाओं को अगर आपको कोई अभी संदेश देना हो लास्ट में, क्योंकि अब हम इस इंटरव्यू की समाप्ति कर रहे हैं, तो अगर युवाओं को कोई संदेश देना हो, 21 अगस्त को आप जो अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और 21 अगस्त को आप क्या करने वाले हैं, युवाओं से आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आप कुछ भी उनसे आप गुजारिश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बस यही गुजारिश है कि अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर आएं, और हम लोग सब लोग अपनी बातों को, जो भी समस्याएं हैं उनको मीडिया के सामने रखेंगे, ताकि मीडिया के थ्रू जो है सरकार तक बातें पहुंच सके। तो बस यही बात है कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आए, जो भी प्रॉब्लम्स में है, अगर आज नहीं उठे तो फिर कभी नहीं इस विषय पर बात होगी, क्योंकि 70 सालों से नहीं हुई है तो आगे भी नहीं होगी। और फिर तो एक मुद्दा मिल जाएगा कि इतना उठा था उस समय पे, तब नहीं हो पाया, तो फिर आगे क्या ही हो पाएगा। तो आज अगर कर सकते हैं बदलाव, तो क्यों ना बदलाव कर लिया जाए। तो ये थे हमारे साथ हर्ष दुबे जी, जिनसे आपने पूरी सारी चीज़ों को समझा कि आखिर वो क्या आगे करने वाले हैं, आरक्षण को लेकर के, आरक्षण में सुधार को लेकर के आगे वो क्या कदम उठाने वाले हैं, जिस वजह से उन्होंने इस मीडिया का रास्ता चुना। तो आपको ये हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, हमें अपनी राय जो अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।